एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। तो आज आपका साइटोलॉजी का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट में साइटोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी, जैसे कि साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, इसके फादर कौन है, और भी बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम साइटोलॉजी के अंदर अब पढ़ेंगे, उसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। आप जाइए प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। और भी देखिए, मेरा तो जो सेशन मैं जो लेती हूँ ये बायोलॉजी का सेशन है। आपको जो स्पोर्ट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स की जो सेशन है उसके लिए आप मंडीक सर की वीडियोस आप देख सकते हैं, रोहित सर की वीडियोस देख सकते हैं, और भी जो हमारे टीचर्स के वीडियोस हैं आप उसको देखिए और अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी अच्छे से करिए। तो अब हम आते हैं साइटोलॉजी, अपने टॉपिक के अंदर आते हैं। देखिए, साइटोलॉजी में अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम इसमें एक सेल थ्योरी देख लेते हैं। सेल थ्योरी जो थी ये सेल को मतलब बताने के लिए कि ये हमारी जो है बेसिक यूनिट है, ये समझाने के लिए, और ये प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है, ये समझाने के लिए सेल थ्योरी आई थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये आई थी बताने के लिए कि हम किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। हमारी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। तो ये दिया किसने था, स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था। स्क्लेडन एंड स्वान जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया और उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो स्क्लेडन थे और स्वान थे, इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, और एनिमल्स भी जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। देखिए, हमें तो पहले से पता चल गया कि ठीक है, हमारे रॉबर्ट हुक ने कह दिया और आपके इन्होंने कह दिया, ल्यूवेनहॉक ने कह दिया कि हम सेल से बने हुए हैं। पर ये प्रूफ किसने दिया, किसने देखा कि हाँ हमारी जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है, वो स्क्लेडन एंड स्वान ने देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स पूरे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ये थ्योरी किसने ले आई, स्क्लेडन एंड स्वान ने ले आई। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी तो ले आई और इन्होंने बताया कि ये भी बताया कि एनिमल सेल में आपके सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ये स्क्लेडन एंड स्वान ने ही बताया था। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। पर यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल बनती कैसे है, इनमें क्या होता है, मतलब नई सेल कैसे बनेंगे। आपके ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी सेल आपकी हमेशा रही आती है, या फर्दर आपकी जैसे सेल आपकी डेड हो गई, मर गई, तो नई सेल आपकी कैसे बनेंगी। इस प्रोसेस को स्क्लेडन एंड स्वान ने नहीं बताया था। तो हमारी सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या हो गया, देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं, इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं, सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है कि पहले इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई थी, फिर इसका जो ड्रॉबैक था इसको ओवरकम करने के लिए क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, तो ये कंप्लीट बन गई सेल थ्योरी। तो स्क्लेडन एंड स्वान ने क्या नहीं बताया था, इसका ड्रॉबैक क्या था, इसमें आपका नई सेल कैसे बनती, इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। इसका ड्रॉबैक था यहाँ पे आपको न्यू सेल कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ये किसने इसको मतलब ये जो आपका न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल है, इसको रुडोल्फ विर्चो जो थे बायोलॉजिस्ट, इन्होंने एक्सप्लेन किया। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये मैंने आपको पहले सेशन में भी लिखा था। तो ये आपका सेल थ्योरी में ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो पहले आपकी ये सेल थ्योरी आया था उसके ड्रॉबैक को ये कंप्लीट करता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब हुआ, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल मतलब न्यू सेल। ठीक, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या हो गई, जो पहले से सेल मौजूद है, हम पहले से सेल जो मौजूद है उसको क्या कह देंगे, पेरेंटल सेल कह देंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो पहले से सेल मौजूद है उसी से हमारी नई सेल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सेल को हम पेरेंटल सेल कह देते हैं, पेरेंटल सेल, और न्यू सेल को हम डॉटर सेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डॉटर सेल। तो आपकी डॉटर सेल कहाँ से बनी, पेरेंटल सेल से, या जो पहले सेल थी उससे बनी। सेल डिवीजन हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन आपका मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस से होगा। तो ये सेल डिवीजन हुआ और आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपकी नई सेल, न्यू सेल, डॉटर सेल बन गई। तो ये आपके रुडोल्फ विर्चो ने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के आप नाम याद कर लो, स्क्लेडन एंड स्वान, रुडोल्फ विर्चो। ठीक, और इसमें आपको क्या, देखिए जो पहले की चीज़ें वो तो आपको प्लस ऐड करनी है क्योंकि ये सेल थ्योरी है। आपको यहाँ बताना है कि रॉबर्ट हुक ने हमें क्या बताया था कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये फंडामेंटल यूनिट है। आपकी जो सेल है,
सेल जो आपका ये है स्ट्रक्चर है आपका, ये बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपका। तो मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बना है बॉडी का वो आपका सेल से ही बना है। सेल आपकी बेसिक यूनिट हो गई। फंक्शन आपके जो बॉडी में परफॉर्म होते हैं वो भी आपकी सेल परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ें आपको रॉबर्ट हुक की याद ही करनी है। और क्या इसमें इंक्लूड हो गया, सेल थ्योरी में ये चीज़ें भी, रॉबर्ट हुक वाली चीज़ भी आपको ऐड करनी है और स्क्लेडन एंड स्वान की भी चीज़ें ऐड करनी है। किसकी? स्क्लेडन एंड स्वान की भी चीज़ें आपको ऐड करनी है कि जो एनिमल और प्लांट सेल है वो आपकी किससे बनी है? सेल से बनी है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। रुडोल्फ विर्चो का ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, ये आपको याद रखना है लाइन में, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसको ये भी पूछ सकते हैं कि ये दिया किसने है, या ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, या इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी अभी बेसिक्स जो थोड़े बहुत बचे थे, थ्योरी बची थी, वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेल के अंदर, ठीक है। हम पूरा सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, उनका क्या फंक्शंस हैं वो समझेंगे। तो देखिए, सेल हम जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जैसे हमने एक सेल बनाई, ठीक है, हमने ये मान लीजिए एक सेल बनाई, इसमें आपके सेल वॉल नहीं है, तो ये आपके एनिमल सेल है। कौन सी सेल है? एनिमल सेल है, ठीक। हम इसका लास्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या कॉमन है या जो कॉमन चीज़ें नहीं है, जैसे प्लास्टिड आपके हो गए, ये प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। तो वो जब मैं ऑर्गेनेलिज पढ़ाती रहूँगी तो आपको बताती रहूँगी कि ये आपके एनिमल सेल में होंगे कि प्लांट सेल में होंगे या दोनों में होंगे। तो आपने जब सिंपल सेल बनाया तो सबसे पहले देखिए आपका क्या आया? सेल मेम्ब्रेन आया। सेल मेम्ब्रेन आपके एनिमल सेल में भी रहेगा, प्लांट सेल में भी रहेगा। प्लांट सेल में एक और क्या हो जाएगा? इसके बाहर आपकी सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है। यही तो डिफरेंस हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा आपको डिफरेंस नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? प्लांट सेल बन गई, ये आपकी बन गई। तो हमें क्या पढ़ना है अभी? सेल वॉल पढ़ना है और सेल मेम्ब्रेन। पहले हम क्या लेते हैं? सेल वॉल, सेल वॉल, दूसरा क्या लेंगे? सेल मेम्ब्रेन। देखिए, तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल आपकी एक कोटिंग है, सबसे आउटर कोटिंग है। सेल की सबसे आउटर कोटिंग क्या है? सेल वॉल है। और ये किस में प्रेजेंट होती है? आपके ओनली इन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती है, सिर्फ ये प्लांट सेल में ही होंगी, ठीक है। ये आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, आपको शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है सेल को, और आपके सेल को बचाती है आपके डिफरेंट वेदर कंडीशन से, टेम्परेचर से। ये सेल वॉल आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। तो सेल वॉल आपके प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की प्लांट्स में, और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। प्लांट्स में किसकी बनी होंगी? सेल्यूलोज की बनी होंगी। और कुछ बैक्टीरियाज में सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसकी बनी होती है, किस में होती है, किस में नहीं होती है। सिंपल सी आपकी ये, इसका काम क्या है? आपका स्ट्रक्चर, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना सेल को, ठीक है। बनी किसकी होती है? प्लांट से सेलुलोज की, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक। आपकी ये सेल वॉल हो गई। अब क्या आया? सेल मेम्ब्रेन आया। सेल मेम्ब्रेन आपके कॉमन रहेगी। ये सेल वॉल के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कॉमन रहेगी, ठीक है। अब जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, इसकी आपको मतलब जैसे आपके प्रोकैरियोटिक है, इसमें बहुत सारी लेयर्स मिल जाएंगी। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया था अच्छे से। फर्स्ट सेशन पूरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ही ऊपर था, आप उसको जाइए देखिए। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं आपके, मतलब 2-3 लेयर में आपके डिवाइड होता है ये सेल मेम्ब्रेन, और ये यूकैरियोटिक में कम लेयर में डिवाइड होती हैं। भाई ये बनी किस में है? किसकी है ये? लिपिड्स की बनी है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? आपकी लिपिड्स की बनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये किसकी बनी है? डबल फॉस्फोलिपिड लेयर है, डबल फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक मॉडल दिया गया है।
फॉस्फोलिपिड की बनी हुई। इसके ऊपर भी एक आपको मॉडल मिल जाएगा जो आप 11th में पढ़ लोगे, एनसीईआरटी की बुक में दिया है, या एनसीईआरटी या सभी के बुक में दिया होता है, एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, किसी के भी बोर्ड में। ये बहुत ही फेमस इनका मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जिसके अंदर सिंगर और निकोलसन दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाया था, बताया थी कि किससे बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, बाई लेयर डबल लेयर की होती है, इनर लेयर आउटर लेयर दो लेयर की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, और किसकी बनी होती है आपके लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ठीक है। फिर बाद में से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी मिले हैं, पर इनकी लेयर जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बनी हुई है वो क्या है, लिपिड की बनी हुई है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर एंड निकोलसन जो आपके बायोलॉजिस्ट होंगे उनके द्वारा ये दी गई है। सिंगल निकोलसन कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या बताया है आपको ये याद रखना है, इन्होंने ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया है, ये किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है, ये बताया है। इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी बाद में आपको मिल जाते हैं, ये इन्होंने पूरा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको सारे मॉडल्स याद रखने हैं कि मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को किस किस मॉडल से समझाया गया है। इससे जो सेल थ्योरी था वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है, अभी हम डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा आपका क्रिक एंड वाटसन मॉडल आएगा, जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वो सारे आपको मॉडल्स जो जो आपकी ऑर्गेनेलीज आ रही हैं, जो जो आपके सेल के अंदर या बायोलॉजी में कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेट करके पढ़ो। कौन कौन से बायोलॉजिस्ट आएंगे, कौन कौन से मॉडल आएंगे, कौन कौन से फादर हैं, इसमें कौन टर्म दिया है, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे करके पढ़ोगे तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो अभी हम अपने टॉपिक में आते हैं। आपका सेल मेम्ब्रेन का क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन यही देखिए एनिमल्स में आपका ये आउटर लेयर हो गई, ठीक। तो आउटर लेयर का क्या काम होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। अंदर का जो मटेरियल है उसको मतलब आपकी पैकेजिंग करने का, पैकेज हो गया ना, अगर वो मेम्ब्रेन नहीं हुई तो अंदर का मटेरियल आपका बह जाएगा या मतलब एक इकट्ठे सिस्टमैटिक मैनर में नहीं रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन का आपका काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, देखिए एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या टर्म है, ये टर्म आपको समझना है, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक। एंडो एक्सोसाइटोसिस का मतलब हुआ, एंडो का मतलब हुआ कि बाहर से कुछ अंदर जा रहा है सेल के अंदर, ठीक है। अगर एनिमल सेल है तो मतलब आपका कैसे जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, कोई यहाँ पे मटेरियल है वो अंदर जा रहा, तो क्या हो गया एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर कोई यहाँ का मटेरियल है, सिक्रीशन हमें करना है, सिक्रेटरी मटेरियल है, वेस्ट है जिसका हमें काम नहीं है, या कोई एंजाइम है जिसको हमें बाहर पहुँचाना है, दूसरे सेल में पहुँचाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ की सेल से यहाँ अंदर से हम बाहर निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। ये टर्म आपको याद रखते हैं। और इसमें आप क्या आ जाते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारे टर्म आ जाते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सारे टर्म आ जाते हैं। डिफ्यूजन में क्या हो जाता है आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आपका जो चीज़ें हैं फ्लूइड हैं, वाटर हैं, तो वो उस फ्लो में जाएगा हायर। जिधर आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उधर से किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन साइड जाएगा डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आपका मूवमेंट होगा। तो ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। सेल मेम्ब्रेन में आपका यही होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बाहर से चीज़ें अंदर जा रही, अंदर से चीज़ें बाहर जा रही, या और देखिए ये तो सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस अंदर भी हो सकती है ना, अंदर भी आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हो गई डिफरेंट न्यूक्लियस के अंदर, तो इसके अंदर कैसे अंदर बाहर जाती हैं चीज़ें, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से ही जाती हैं। तो वो आपको समझनी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होती क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको ये समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि हायर टू लोअर जाएगा कि लोअर टू हायर जाएगा, किस में जाएगा, ये आपको यहाँ पे करनी है। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किस में काम आता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में यही वर्ड्स यूज़ होंगे, बहुत जगह गोल्गी कॉम्प्लेक्स में यूज़ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूज़ होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, याद करनी है या समझना है, याद मत करो, समझो, सिंपल सी चीज़ें हैं। एंडो मतलब अंदर आ रहा है, एक्सो मतलब बाहर जा रहा है सेल के।
आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब देखिए आपका सेल और सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर जब हम आए तो उसके अंदर हमें क्या मिला, एक चिपचिपा सा कुछ ऐसे आपको फ्लूइड मिला, ठीक है, थिक फ्लूइड मिला, चिपचिपा सा फ्लूइड मिला, उसे हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा। पर साइटोप्लाज्म को पढ़ने से पहले हम एक इसको कॉमन नेम क्या देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम किसको किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ऐड करके हमने प्रोटोप्लाज्म कह दिया। जितना आपके सेल के अंदर पूरा फ्लूइड है, थिक फ्लूइड है, वो ये देखिए यहाँ पे आपके न्यूक्लियस भी है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर भी जो आपके यहाँ पे फ्लूइड होगा, जिसके अंदर आपके राइबोसोम होंगे, न्यूक्लियोलाई होंगी, बहुत सारे न्यूक्लियोलस होंगे, तो न्यूक्लियोलाई हो गई, आपके क्रोमैटिन्स जो होंगे, तो ये इसी फ्लूइड में होगा। और यहाँ पे भी जो ऑर्गेनेलीज हैं आपके, यहाँ पे सारा फ्लूइड भरा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऑर्गेनेलीज को अब अरेंज करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा कि ये सारा हमें फ्लूइड पढ़ना है, तो ये जब ये बाहर वाला फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड, उन दोनों को मिला के आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक। साइटोप्लाज्म कौन सा होगा, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो आपका फ्लूइड रहेगा वो साइटोप्लाज्म हो गया। जो इनसाइड न्यूक्लियस है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। सिंपल सी चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म में क्या रहेंगी, सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगी, सारे सेल ऑर्गेनेलीज आपके साइटोप्लाज्म में रहेंगी। नहीं तो अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या होगा, सारी सेल ऑर्गेनेलीज इकट्ठे हो जाएंगी, या अपना जो उनका वर्क है, फंक्शन है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनेलीज अच्छे से फंक्शन करें, साइटोप्लाज्म का इसलिए बहुत ज़रूरत है रहना आपके सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, पुरकेंजे, ये वर्ड आप याद कर लो। पुरकेंजे के द्वारा ये जो फ्लूइड था इसके अंदर, तो फ्लूइड को हम डायरेक्ट कह देते हैं हाँ इसके अंदर एक फ्लूइड है या पानी जैसा कुछ सब्सटेंस है, ग्लिसरीन है, चिपचिपा है, थिक है तो ग्लिसरीन है। पर इन्होंने एक अलग टर्म दिया, बायोलॉजी के अंदर एक अलग टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो ये वर्ड किसने दिया, पुरकेंजे ने दिया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और तो ज़्यादा डीप में पूछ नहीं सकता। आपके एमसीक्यूज में ज़्यादा यही सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट का नाम आ जाएगा, या किस ऑर्गेनेलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, या ये क्या सीक्रेट करते हैं, ऐसे ही वन वर्ड के क्वेश्चंस पूछ लेता है मोस्टली। तो ये आप इसका प्रोटोप्लाज्म किसने ये टर्म दिया, पुरकेंजे ने टर्म दिया। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम साथ में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो साइटोप्लाज्म है ये मैंने आपको बताया किस में होता है, आपके इसमें हो बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में हो गया, ठीक। इसके अंदर क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेलीज। अब हमें वही सेल ऑर्गेनेलीज पढ़नी है, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएंगे आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या आ जाएगा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, और क्या, गोल्गी आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं आपकी इसमें। आपको राइबोसोम्स आ जाएंगे, राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे किसी से, पर इसी में हम पढ़ेंगे। इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आपके राइबोसोम्स रहेंगे, लाइसोसोम रहेंगे आपके, इसमें सेंट्रोमर्स रहेंगे, सेंट्रोमर्स तो आपके किस में रहता है, सेंट्रोमर्स क्रोमोसोम्स में। तो सेंट्रोसोम्स ये आगे आपके, सेंट्रियोल इसी के अंदर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर न्यूक्लियस को हम, न्यूक्लियस एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी बताया ना मैंने, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो न्यूक्लियस को जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जितनी चीज़ें रहेंगी हम उसको भी पढ़ेंगे, तो इसलिए हम उसको लास्ट में करेंगे। पहले जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपकी, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें फिर आपकी माइक्रोबॉडीज आ जाएंगी, साइटोस्केलेटन वगैरह आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें ही अब हमें देखनी है, ठीक है। तो अब हम किसको उठा लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को उठा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए सभी जानते हैं वैसे, या नहीं जानते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, इंजन ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ सेल कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है, बनाता है, ठीक। ATP मॉलिक्यूल से बनाते हैं ऑक्सीडेशन से, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कह देते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसको हम क्या और क्या
देखिए ये वर्ड आपका किसने दिया, इसको डिस्कवर किसने किया, फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसने किया, ये चीज़ें पहले देख लेते हैं। ये वर्ड दिया है सी बेंडा ने, सी बेंडा, इन्होंने ये वर्ड दिया है, टर्म दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म किसने दिया है, सी बेंडा ने दिया है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसने किया था, कॉलिकर थे, एक बायोलॉजिस्ट कॉलिकर, जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। ठीक, पर इसमें जब ये पूछा जाता है किसने डिस्कवर्ड किया था, तो हम इसमें नाम पढ़ते हैं ऑल्टमैन का, ऑल्टमैन का। इन्होंने देखा बस, इसका कुछ बताया नहीं कि ये है क्या, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉलिकर, टर्म गिवन बाय सी बेंडा, डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। आपको बहुत सारी बुक्स में सिर्फ ऑल्टमैन नाम ही दिखेगा, पर आप समझे रहो, मैंने बताया। देखिए जितना आप मेन एग्जाम्स दोगे, जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, या ज़्यादा आप हायर लेवल के एग्जाम्स देने लगोगे जब, तो उसमें ऐसे ही आपके टिपिकल क्वेश्चंस फिर पूछ लेगा। सिर्फ डिस्कवर किसने किया ये नहीं पूछ सकते, कभी कभी टर्म किसने दिया, पहले देखा किसने, फिर एक्सप्लेन किसने किया, तो उस हिसाब से आप ये पढ़े रहो। इसमें 3 बायोलॉजिस्ट का नाम पढ़े रहो। सी बेंडा टर्म दिए, कॉलिकर ने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया, पहली बार देखा, ऑल्टमैन ने फिर डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। ये बायोब्लास्ट है, इसको इन्होंने बताया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ये भी कहा जाता है कि देखिए हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है ना, तो यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको कहा जाता है। जब ये कभी क्वेश्चन आए तो आप क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी, मतलब इसको सेल बोल दिया गया है, इसको अपने आप में माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल बोल दिया गया है, और ये बोल दिया गया है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहती है, ये इसको बोल दिया गया। ये इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये अपने आप में ही सफिशिएंट है, ये सेल डिवीजन कर सकती है, एनर्जी रिलीज कर सकती है, रेस्पिरेशन कर सकती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया गया ये खुद ही कैपेबल है सब चीज़ करने के लिए, पर इसको रहने के लिए इसने यूकैरियोटिक सेल को चूज किया। ठीक है, इसमें देखिए आपके इसमें आरएनए भी मिल जाएगा, 70S स्मॉल साइज आपको आरएनए मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा जो प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप पिछला मेरा सेशन देखो उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। प्रोकैरियोटिक में आरएनए 70S होगा, डीएनए सिंगल सर्कुलर डीएनए आपको मिलेगा, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, और इसमें आपकी एनर्जी बनी रहे, एटीपी मॉलिक्यूल से रिस्पायरेशन हो रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, इसमें आपके इसमें डीएनए मिल जाएंगे, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल। किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कभी कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस को हम कह देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल, आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसका रीजन मैंने आपको समझाया है क्यों होता है, इसमें आपकी सारी मोस्टली चीज़ें हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में होती हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को और हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल या इंजन ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है आपका, एरोबिक होता है, मतलब कि ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक एरोबिक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है आपका, और ऑक्सीडेशन से आपकी हाई अमाउंट में एटीपी एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। एटीपी क्या है, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, एनर्जी आपकी रिलीज हुई, कितने बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए आपको क्या बोल दिया, ये पावर हाउस ऑफ सेल बोल दिया है। तो और क्या, इसमें आपके राइबोसोम्स भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा कौन सा नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपका हो गया, डीएनए, और क्या देखिए इसमें क्या होता है, क्रिस्टी होता है, इनर एंड आउटर, इसकी जो लेयर्स होती हैं उसमें हमारा जो इनर लेयर है उसमें आपके क्या बनती है, एक फोल्ड्स बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी।
क्रिस्टी कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। इनर आपके लेयर में क्या होंगे, क्रिस्टी। ये आपको टर्म याद रखना है, ये इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, इनफोल्डिंग्स इन इनर लेयर। इनफोल्डिंग्स इन इनर लेयर को हम क्या कह दिए, क्रिस्टी कह दिए। और क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। पहले बायोलॉजिस्ट का नाम याद रख लो, इनका काम क्या है ये याद रख लो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल इन्हें यूकैरियोटिक सेल इन्हें कहते हैं। और क्या इनका सिनोनिम है ये याद कर लो, लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या दोबारा वीडियो लेके आप इसको लिख लेना अच्छे से। रेस्पिरेशन इसका मेन काम है। और क्या है, ऑक्सीडेशन ये करता है, एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करता है। और हाँ, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। आपका इसमें डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, ये आपका रिप्लिकेट कर सकता है, ये खुद ही मतलब डिवाइड हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो खुद ही डिवाइड हो सकता है, इसमें विभाजन हो सकता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ईआर लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेलिज है, मतलब ये साथ में काम करती है किसी दूसरे ऑर्गेनेलिज के साथ। तो इसके साथ कौन काम करता है, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। तो ये दोनों अक्सर साथ में काम करती हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दो मतलब इसके दो सब टाइप्स हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन से हो गए, सिंपल है ये चीज़, इसको बना ऐसा नाम दे दिया गया है कि लगता है कितना बड़ा है, पर एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है सिंपल। एक में आपका राइबोसोम आके मिल गया तो वो रफ उसको कह दिया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, मेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसमें आपका राइबोस आके मिल गया तो उसको हम क्या कह दिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। देखिए तो इसमें आपका क्या आके मिल गया है, राइबोसोम। राइबोसोम आके मिल गया। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको ये सिंपल बता देती हूँ। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेस देना, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये राइबोसोम जो है ये प्लेस है, जगह, ओरिजिन है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह दे रहा है या यही प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यही माना जाएगा ना, जगह दे रहा है तो मतलब राइबोसोम में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। आरएनए का ये बना होता है, किसका बना होता है, आरएनए। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। आप अभी ये समझो कि आपका ये जो देखिए आपका ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जब आपका राइबोसोम आके जुड़ गया, जब इसमें राइबोसोम आके आपका जुड़ गया तो ये क्या हो गया, खुरदुरा हो गया। मतलब पहले स्मूथ है, ये कोई चीज़ आपका अभी जुड़ा नहीं है, आप प्लेन में हो तो वो स्मूथ है आपका। जब उसमें आपके कुछ आपको गोल गोल ऐसे आके जुड़ गया, राइबोसोम आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, आपका ऐसे आके कोई पार्टिकल आके जुड़ गया तो वो क्या हो गया, खुरदुरा हो गया। तो इसलिए हम क्या कह दिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कुछ नहीं जुड़ा है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या कहते हैं, करते हैं, ये लिपिड सिक्रेशन करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड बनाएगा, फिर लिपिड को भेजेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस में, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस उसको उसकी पैकेजिंग करेगी और जहाँ ज़रूरत होगी उसको भेजेगी, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। और क्या हो रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट में स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। किसके होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। ये चीज़ याद कर लो आप। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ राइबोसोम्स हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक। राइबोसोम जहाँ भी वर्ड आया आपको प्रोटीन याद रखना है, राइबोसोम मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक। और इसका क्या होता है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। तो इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, जो बनाएगा,
क्या बना रहा, लिपिड बना रहा, प्रोटीन बना रहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स बना दिया भाई हमने, ठीक। और ये क्या करता है, सिक्रेशन, जब देखिए कोई आपका बाहर से मटेरियल आया, एंडोसाइटोसिस से कोई मटेरियल आया, तो उससे जो ज़रूरी चीज़ें थी हमने उसको ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया हमारे सेल के अंदर। वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम अपनी बॉडी का पूरा ऑर्गन सिस्टम के लिए करते हैं, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल के लिए पढ़ रहे हैं। तो सेल के अंदर भी आपका प्रोसेस चलता है, तभी ना इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है, क्योंकि आपके सेल के अंदर जो जो आप चीज़ें आपके ऑर्गन्स करते हैं, सेल के अंदर भी वो चीज़ें अलग से होती रहती हैं। उसके अंदर भी आपका रिस्पायरेशन होगा, डाइजेशन होगा, जो जो चीज़ें ज़रूरी, कंट्रोलिंग होगा, ब्रेन होगा, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। तो आपके सेल के अंदर भी इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स हो गया, और जो मटेरियल बाहर से आया उसका डाइजेशन तो हो गया, अब हम उसको हमें बाहर निकालना है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत ज़्यादा पार्ट लेता है किसमें, सिक्रीशन में, ठीक है। सिक्रीशन में आपका लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो बनेंगे, फिर ये किसको ट्रांसफर करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आपके क्या निकलेगा, आपका बर्ड ऑफ हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक। फिर लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर रेसिडुअल बॉडी बनेगी। तो पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्टिंग हुई ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम, इसके आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इसकी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन आपकी सबके में होंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन आपकी तो बाहर की सेल की मेम्ब्रेन हो गई, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी मेम्ब्रेन होंगी, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन होंगी, पर किसकी नहीं होगी, आपकी राइबोसोम जो है आपका, ये क्या है, नॉन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ये क्या है, ये नॉन बाउंड, इसमें आपके सेल मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी, ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेली कौन सी है, आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, सिस ट्रांस, आपको इसमें एक चीज़ पढ़नी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे वो आपका चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं, कैसे समझती हैं कि हाँ हमें अब क्या करना है, सिक्रीशन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्या करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सिस आपस में बात करेंगे, जॉइंट हो जाएंगे, फिर वो आपका काम करेंगे, और ट्रांस फेज होता है एक गोल्गी में, जो सिस फेज होता है, सिस जो होता है वो क्या होता है, आपका डेवलपिंग फेज होता है, मतलब डेवलप नहीं होता है। जो ट्रांस होता है वो क्या होता है, मैच्योर्ड फेज होता है। तो पहले हम क्या लिख लें, गोल्गी, ठीक, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये टर्म किससे द्वारा दिया गया था या किसने खोजा था, तो ये कैमिलो गोल्गी ने खोजा था। ये इसमें आपको एक ही इनका नाम याद रखना है, इन्हीं के ऊपर इन्होंने ढूंढा, तो इसी इन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम पड़ गया इस ऑर्गेनेली का। ये आपके बायोलॉजिस्ट ने कैमिलो गोल्गी ने इसका डिस्कवर किया, फिर इन्हीं के नाम के ऊपर ये गोल्गी नाम पड़ गया, ठीक। जो आपकी गोल्गी है ये आपके किसके साथ काम करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ काम करती है। इसमें आपको दो फेस दिखेंगे, एक जैसे आप ऐसे कर रहे हो ना, तो आप गोल्गी का ऐसे देखोगे, ऐसे 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 बना होता है ना, बना ही नहीं है मुझसे अच्छे से, ऐसे ऐसे आपका बना रहेगा ना। तो एक आपको देखिए कॉन्वेक्स फेस हो गया, एक कॉनकेव फेस हो गया। कॉनकेव आपका ये होता है ना, ऐसे आप मिरर में क्या समझो, जो आपका अंदर ऐसे घुसा रहता है फेस, वो कॉनकेव हो गया। जो बाहर उबड़ा साइड है वो कॉन्वेक्स हम कहते हैं, सिंपल। तो इसी से हमें समझना है, इसमें सिस होता है और क्या होता है, ट्रांस होता है। तो सिस क्या होता है, सिस आपका कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स इसमें हो, कॉन्वेक्स फेस है ये, या आपका डेवलपिंग फेस है, डेवलपिंग फेस है, मतलब अभी बन रहा है, अभी अच्छी तरह से बना नहीं है। जब बन जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव ये हो जाएगा। और मैच्योर फेस, मैच्योरिंग फेस, ठीक, ये चीज़ें आपकी हो गई, ठीक। इसमें दो फेसेस हो गए। और देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस आपका क्या, देखो लाइसोसोम्स जब पूछा जाता है तो लाइसोसोम्स को कौन मतलब कहाँ बना, तो आप कहोगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बना। आपका जो लाइसोसोम है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लिप्टेज हो गया, प्रोटीएजेस हो गया,
ये सब कौन बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, पर वो फिर भेज किसको दिया? अब आप इसकी पैकेजिंग करो। आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? पैकेजिंग करना ना। तो ये पैकेजिंग करेगा, और किसमें पैकेजिंग हो गया? जैसे एंजाइम्स आपका भेज दिया ऐसे 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 सिंपल भेज दिया, फिर इसके इन्होंने पैकेजिंग किया गोल्गी ने, फिर पैकेजिंग करने के बाद इसको, जैसे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इससे फिर इसने क्या कर दिया? बर्ड ऑफ कर दिया, यहाँ से ये निकल गया। तो ये जो निकला पार्ट है इसको क्या हम कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसका एक हम काम क्या पढ़ लेंगे? क्या बनाना? लाइसोसोम बनाना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक सबसे ज़रूरी काम क्या हो गया? यहाँ पे हम लिख देंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाया इसने, ठीक है। और क्या इसने बनाया? ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ये 2 चीज़ें भी बनाते हैं। तो इसमें आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस में ये 2 चीज़ें याद रखनी, सिस ट्रांस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मैच्योरिंग कौन सा है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें ये बनाते हैं। ये भी आपके क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक। जो भी मटेरियल आया, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देता है? तो प्रोटीन दिया, लिपिड दिया, ठीक। तो इसकी क्या कर दिया उसने? एक पैकेजिंग कर दिया, ठीक। पैकेजिंग कैसे करेगा? मान लीजिए आपके किसको, न्यूक्लियस को ज़रूरत है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो जिस प्रोटीन की ज़रूरत है उसको, उसने उस प्रोटीन की पैकेजिंग करके किसके पास भेज दिया? न्यूक्लियस के पास भेज दिया। सेल मेम्ब्रेन आपकी टूट रही है, ठीक, उसको ज़रूरत है आपके, जैसे लिपिड्स की बनती है, तो लिपिड्स की बनती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो जिसकी ज़रूरत होगी सेल मेम्ब्रेन को, लिपिड की ज़रूरत है, लिपिड का पैकेज बना के सेल मेम्ब्रेन को भेज दिया। तो ये सारा काम आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, पैकेजिंग करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ भेजता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। और इसको भी हम कर देंगे, क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग भी किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन नीडेड, आप मतलब जहाँ भी इन ऑर्गेनेलीज या इन सेल आप कर दो, ठीक है, इन सेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन सेल, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये मतलब इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी या इसको पता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये अब आप क्या करेगा? वही चीज़ की पैकेजिंग बना के वहाँ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, आपके लाइसोसोम का अगर कुछ ज़रूरत है, लाइसोसोम को तो वैसे होती नहीं, वो सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स बन के रेसिडुअल बन के एक्सोसाइटोसिस से बाहर चला गया, फिर वो नया गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। तो जिसको जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स भेजेगा, ठीक। और क्या बनाएगा? लाइसोसोम बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे अभी कंप्लीट हुई। अभी हमारे क्या क्या बचे हैं? अभी हमारी बहुत सी चीज़ें बची हैं, आपका लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी भी चीज़ें बची हैं, और मेन चीज़ क्या बची है? आपकी न्यूक्लियस बची है, ठीक है। तो हम ये अभी जितना किए हैं इसमें अभी यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे का करेंगे। तो अभी आप इसको समझो, पहला पार्ट भी इसका देख लो, सेकेंड पार्ट ये भी देख लो। अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस करा है, इसके आगे वैक्यूल्स वगैरह जो है, न्यूक्लियस वगैरह हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।